कि इन अभिभावकों को कैसे समझाया जाए। अब ये बहुत ही नाजुक मोड़ है, क्योंकि कोर्ट का रुख उसके इंटरिम ऑर्डर से क्लियर हो गया है। वो मानते हैं कि स्कूल में भाई यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म रहना चाहिए। वो उन्होंने इंटरिम ऑर्डर से, एक ऑर्डर है, अभी फैसला नहीं आया, लेकिन एक बैन लगा दिया है। अब इस पर भी अगर अभिभावकों का, बच्चों का विरोध होगा तो आगे की राह कैसे निकलेगी? आरिफ मोहम्मद खान साहब। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिन लोगों ने ये विवाद या ये कॉन्स्पिरेसी शुरू की है, उनका उद्देश्य यही है कि मुस्लिम लड़कियां पढ़ाई करना बंद कर दें, वो अपने घरों के अंदर कैद हो जाएं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने लड़कों के लिए जब शिक्षा शुरू की गई तो इन्होंने सर सैयद के खिलाफ 68 फतवे लगाए थे। इन चीजों का मुकाबला करना पड़ेगा, इससे घबराने की बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग वो होंगे जो इनकी बात को सुनने से इनकार कर देंगे। अब देखिए, एक तरफ ये मामला है और उस पर भी मैंने आपसे सवाल पूछा था। जाहिर तौर पर गजवाए हिंद इस देश में ना आ रहा है ना आने वाला है, लेकिन वोटिंग के जो दूसरे दौर का है उसके एन पहले योगी जी कहते हैं कि गजवाए हिंद कयामत तक इस देश में नहीं आएगा। क्या इससे ये खाई और गहरी नहीं होती अगर हम इसको पॉलिटिकली जोड़ के देखें? क्योंकि हिजाब के ही जवाब में उन्होंने ये कहा था, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं खान साहब। हाँ, तो मैं आपको बताता हूं, इसको जरा सा सुन लीजिए कि मुस्लिम इतिहास ये बताता है कि जितनी भी लड़ाइयां हुई उसमें प्रॉफिट साहब ने कभी भी अपने हाथ में अपने खुद उसमें शिरकत नहीं की, लेकिन जहां वो मौजूद थे और जहां वो इबादत कर रहे थे वहां पे उसको गजवा कहा गया। जहां पे वो मौजूद नहीं थे उसके लिए दूसरा नाम दिया गया। तो अब ये गजवाए हिंद तो अपने आप में एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है। तो योगी जी सही कह रहे हैं कि ये कभी भी नहीं हो सकता। और ये लगातार पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो, और यहां भी हैं कुछ लोग जो इसको फैलाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कहा गया है। तो उसके बारे में हमें भी हक हासिल है कि हम कह सकें कि गजवा तो कभी हो, गजवा तो वो है जिस लड़ाई में प्रॉफिट साहब खुद जाती तौर पर शरीक हुए हों। वो कैसे शरीक हो सकते हैं? अब तो गजवा हो ही नहीं सकता कभी, अब कोई भी। गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट है क्या सर? जितना हम लोग पढ़ पाए, समझ पाए, ऐसा कुछ है क्या कि इस्लाम में जिहाद छेड़ो काफिरों के खिलाफ, जो उसमें जीतता है वो गाजी कहलाता है? तो गजवाए हिंद हो, इंडिया के खिलाफ जो भी जंग इस तरह से लड़ी गई इस्लाम यहां लाने के लिए, इसका अर्थ समझाएं। गजवाए हिंद क्या है? योगी जी पहले भी बोल चुके हैं। हाँ, तो इसका अर्थ कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि लोगों की कहानियां बनाकर और लोगों को भ्रमित करना, उनकी धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाकर उनके दिमाग में ये गलत फहमियां पैदा करना, जैसे कि कल फिर कोई ऐसी घटना हो सकती है जिससे ये देश खतरे में पड़ जाए। ये बिल्कुल बनाई हुई कहानी है, इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, गजवे की डेफिनेशन है ऐसी लड़ाई जहां पर प्रॉफिट साहब ने हिस्सा नहीं लिया लेकिन खुद उस जगह पर मौजूद थे, उसको गजवा कहा गया। आज उनको कहां से ये लेके आएंगे? ये सिर्फ बनाई हुई कहानियां हैं। लोग अरबी के शब्दों के अर्थ नहीं जानते हैं, ये उसका फायदा उठाते हैं। अब मुझे ये बताइए सर, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं शिमोगा की और मांड्या की, बच्चियां हिजाब पहनकर आ रही हैं। कोर्ट ने कल तक फिर आगे अपना जो ऑर्डर था वो कह दिया कि अभी हिजाब नहीं पहन सकते। अब वो हिजाब पहनकर आ रही हैं, उनका विरोध, उनको रोका जा रहा है हिजाब। तो फिर पेरेंट्स कह रहे हैं कि ठीक है, हम एग्जाम नहीं देंगे, हमारे लिए एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हिजाब है। वहीं पर बिंदु फिर पहुंच गया जो इससे पहले भी मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, जो कुछ महिलाएं कहती हैं कि कम से कम हिजाब पहन के वो जाएंगी तो पढ़ाई तो होगी उनकी। अब इस पर क्या जवाब है? उनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि ठीक है, हमारे लिए एग्जाम जरूरी नहीं है, हिजाब जरूरी है, आप नहीं देने दोगे, हम बच्चे को लेके चले।
हाँ तो चाहिए, मैं मानता हूं कि यही कहना चाहिए कि अगर आप नहीं इम्तिहान दिलाना चाहते तो चले जाइए, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तो वो जो साजिश है मुसलमान बच्चियों को अशिक्षित रखने की, आप उसको कामयाब करेंगे। लेकिन अगर हम उनके सामने घुटने टेक देते हैं तो जो काम आज वो कर रहे हैं अभिभावक, वो 10 साल बाद करेंगे। मुसलमान बच्चियों के कैरियर प्रोस्पेक्ट खत्म हो जाएंगे, उनका शिक्षा में रुचि खत्म हो जाएगी और वो वैसे ही घर के अंदर कैद हो जाएंगी। इसलिए इस स्थिति का सामना करना चाहिए। जो परिस्थिति बनी है सर, उसको देखिए। अब आप असदुद्दीन ओवैसी ट्वीट करते हैं और वो लिखते हैं, हमेशा याद रखना चाहिए बीजेपी के लिए कि ताकत हमेशा नहीं रहती। तुम जमीन पर जुल्म लिख दो, आसमान पर हम इनकलाब लिख देंगे। अब इसको अलग रंग दिया जा रहा है, महिलाओं को यह समझाया जा रहा है कि यही इनकलाब है तुम्हारा, शिक्षा नहीं, हिजाब तुम्हारा इनकलाब है। हाँ साहब। हाँ तो उस पर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जरा एक सर्वे करवा लीजिए कि ऐसे ट्वीट करने वाले और ऐसी भाषा बोलने वाले वो खुद कहां पढ़े हैं और उनके अपने बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, और क्या उनके बच्चे वो सब कर रहे हैं जो वो दूसरों के लिए जिसकी सलाह दे रहे हैं। इसका एक सर्वे करा लीजिए, वो सारी चीज खुल के सामने आ जाएगी। लेकिन जिन बच्चों के दिमाग में ये भरा जा रहा है कि तुम्हारे लिए इनकलाब हिजाब है, शिक्षा नहीं है, इसका क्या इलाज है? इस पर क्या समझाएंगे आप? भाई ये कोई आपको ताज्जुब हो रहा है, मुझे ताज्जुब नहीं हो रहा। ये तो पुरानी कहानी है। सर सैयद के खिलाफ 60 फतवे हिंदुस्तान में थे। उसके बाद मौलवी इमदाद अली मक्के और मदीने गए, 8 वहां से लेके आए और हर फतवे में ये कहा गया था कि खास तौर से बाहर से जो आए थे, ये कहा गया था कि इनके प्रोजेक्ट को कामयाब मत होने दीजिए, और अगर कोई साहिबे इख्तिदार यानी कोई पावरफुल मुसलमान है तो उसे इस आदमी की गर्दन काट देनी चाहिए। तब तो गर्दन काट, लेकिन कामयाब कौन हुआ? फतवा देने वाले कामयाब हुए या सर सैयद कामयाब हुए? ये थोड़े दिन का, इनको इतना महत्व मत दीजिए। लेकिन इनको लोग, अगर किसी का नाम याद रहेगा तो इसलिए याद रहेगा कि इन्होंने शिक्षा का विरोध किया है। ये साजिश है, सिनिस्टर डिजाइन है कि मुसलमान बच्चियों को शिक्षा से उनको वंचित किया जाए। इस हिजाब विवाद की आप वजह क्या मानते हैं? मैं इससे पूछ रही हूं सर आपसे क्योंकि पॉलिटिकल डिफायंस या नफरत की हद तक, राजनीतिक विरोध, नफरत की हद तक आप कीजिए चुनाव। एक सेकंड सर, मैं सवाल सुन लें आप। अब नफरत की हद तक भी करें आप, ठीक है, राजनीतिक विरोध करें, लेकिन इसकी आड़ में आप एक पैट्रियार्कल, पितृसत्तात्मक जो सोच है, जो महिलाओं को कहती है कि अपने आप को ढक कर निकलो अगर तुम्हें अपने आप को बचाना है, तो आप उसको प्रमोट कर दें। ये तो बड़ा ही खतरनाक है। आरिफ साहब, आप, हाँ जी मैं बताता हूं। आप मछली पानी में है, आप उसको जमीन निकाल के बाहर डाल दीजिए, वो तड़पेगी या नहीं तड़पेगी? तड़पेगी। इसी तरह ये कुछ वर्ग हैं भारत में जो आजादी के बाद से बगैर किसी प्रतिनिधि होने की हैसियत के, बगैर किसी इलेक्शन में जाए, वो दिल्ली में बैठकर पूरी कम्युनिटी के प्रतिनिधि बने हुए थे और सरकारें हिंसा की और धमकी की भाषा बोलते थे। ऐसी भाषा बोलते थे कि सरकार के पास 400 से ज्यादा लोकसभा के मेंबर थे 1986 में। सरकार को उन्होंने घुट्टी टेकने पर मजबूर कर दिया। आज सरकार उस हिंसा की भाषा को, उस धमकी की भाषा को नहीं सुनती। आज सरकार उनको विशेष अधिकार नहीं देती। आज सरकार उनकी जो उनका वो प्रतिनिधि नहीं है, उनके उस चरित्र को पहचानती है। वो ऐसे महसूस हो रहा है उनको जैसे वो उनको मछली को पानी से बाहर डाल दीजिए तड़पती है, ऐसे वो तड़प रहे हैं। फिर एक और वर्ग है भारत में, एक और वर्ग है जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं। मैं अपने आप को मानता हूं मैं प्रोग्रेसिव हूं, मैं अपने आप को मानता हूं लिबरल हूं,
लेकिन उनका लिबरलिज्म यह है कि वो अपने मामले में लिबरल हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए वो कहते हैं कि अगर ये गड्ढे में पड़े रहना चाहते हैं तो इनको पड़ा रहने दो। मुझसे कहा गया तुम्हें इस मामले में बोलने की क्या जरूरत है? इसलिए कि वो उन्हें, जैसा आपने शुरू में कहा, वो उन्हें केवल अपने वोट बैंक के रूप में देखते हैं। उनको उनके हितों की चिंता नहीं है। उनको ये फिक्र नहीं है कि ये बच्चियां शिक्षा से वंचित हो जाएंगी। वो उनको अपनी राजनीतिक भट्टी में ईंधन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये लोग हैं जो समस्या पैदा कर रहे हैं।